Welcome to Ironic Study. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन फंक्शन समझने से पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं ताकि हमें पेपर में बनाने में आसानी हो। डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले आप न्यूक्लियस बना लें, क्योंकि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से अराइज होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। उसमें प्रोट्रूजन होगी, इसको ब्लबिंग कहते हैं हम। अब बाकी इससे मैं नहीं ड्रा कर रहा। अब यहां पर हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहां पर हमारे पास कुछ प्रोट्रूजन होंगी ऐसे, और एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ प्रोट्रूजन यहां होंगी हमारे पास, कुछ प्रोट्रूजन यहां होंगी, और अब चूंकि हमारे पास ये एक अनब्रांच स्ट्रक्चर है जिसको हम सिस्टर नहीं कहते हैं, अब ये आगे जाके हमारे पास ब्रांच हो जाएंगी। यूं एक ब्रांच स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा जिसको हम ट्यूब्यूल कहते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हमारे पास वेसिकल्स होते हैं जो कि सिस्टर्नी के अराउंड होते हैं। ज्यादा वेसिकल्स हमारे पास सिस्टर्नी के अराउंड होते हैं, और थोड़े से वेसिकल्स हमारे पास ट्यूब्यूल के अराउंड भी पाए जाते हैं। अब ये वाला हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये सिस्टर्नी है, ये हमारे पास जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूल है, और ये जो स्पेरिकल वेसल्स है हमारे पास ये वेसिकल्स हमारे पास मौजूद है। और आपको पता है कि हमारे पास ये जो सिस्टर्नी है, यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली राइबोसोम्स हैं। ऐसे ये ऑल अराउंड सिस्टर्नी पर फैले हुए होते हैं, क्योंकि सिस्टर्नी ने आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। उसके अलावा कुछ वेसिकल्स के ऊपर भी हमारे पास राइबोसोम अटैच होते हैं। टाइम को सेव करने के लिए बस मैं थोड़े से राइबोसोम ड्रॉ कर रहा हूं वेसिकल्स में भी। और यहां पर हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे। ये हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। अगर हम लेबल करना चाहते हैं तो दिस इज न्यूक्लियर एंड दिस इज सिस्टर्नी, दिस आर ट्यूब्यूल एंड दिस आर वेसिकल्स। और क्विकली आप इस तरह के डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद हमें फंक्शन समझने में बहुत आसानी होगी। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक होल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है ऑल अराउंड ऐसे। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो अभी जो हमारे पास पूरा होल स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसकी वजह से जो पूरा सेल है उसको सपोर्ट और रिजिडिटी मिलेगी। तो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये होगा कि एज अ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर काम करेगा, और इससे हमें सेल के पास जो है रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। सेकेंडली, हम डायग्राम को अगर देखें तो हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर किसी मटेरियल ने हमारे पास न्यूक्लियस से आउटसाइड द सेल जाना है या न्यूक्लियस से किसी और ऑर्गन के अंदर जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो सेकंड फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा कि ER हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग of materials between organelles and cell। तो
इसकी मदद से हमारे पास जो सेल हैं और जो ऑर्गन हैं उनके दरमियान मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब हम थर्ड फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो कुछ वेसिकल्स हमारे पास, जो ज्यादातर वेसिकल्स हैं वो सिस्टर्नी के करीब हमारे पास नजर आएंगे और कुछ थोड़े वेसिकल्स हमारे पास ट्यूब्यूल से भी नजर आएंगे। तो जो वेसिकल्स हैं हमारे पास जो सिस्टर्नी से ड्राइव होंगे उनके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच होगी। जो वेसिकल्स हमारे पास ट्यूब्यूल से ड्राइव होंगे उन पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। पॉइंट कट गया। अब हम जरा पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। कुछ वेसिकल्स आपको नजर आएंगे जो हमारे पास सिस्टर्नी से अराइज होंगे और कुछ वेसिकल्स हमारे पास ट्यूब्यूल से अराइज होंगे। जो वेसिकल हमारे पास सिस्टर्नी से अराइज होंगे उनके पास राइबोसोम अटैच है, जबकि जो वेसिकल हमारे पास ट्यूब्यूल से अराइज होंगे उनका राइबोसोम अटैच नहीं है। तो जो वेसिकल्स हमारे पास सिस्टर्नी के करीब पाए जाएंगे उनमें प्रोटीन स्टोर होगा और जो वेसिकल्स हमारे पास लिपिड या ट्यूब्यूल के पास पाए जाएंगे उनमें लिपिड स्टोर होगा। तो हमारे पास कुछ वेसिकल्स हैं जो प्रोटीन स्टोरेज से काम करेंगे और कुछ वेसिकल लिपिड स्टोरेज से काम करेगी। तो हम कहेंगे कि हेल्प्स इन प्रोटीन एंड लिपिड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू गोल्जी बॉडी। अब हमारे पास जो सिस्टर्नी के करीब जो वेसिकल्स हैं उनमें प्रोटीन्स हैं, तो ये भी गोल्जी को ट्रांसफर की जाएंगी और ट्यूब्यूल्स के पास जो वेसिकल्स हैं वो भी गोल्जी को ट्रांसफर की जाएंगी। अब गोल्जी क्यों ट्रांसफर की जाती हैं, उसकी वजह यह है कि जो गोल्जी बॉडी में जब ये वेसिकल्स चली जाती हैं तो ये जो प्रोटीन्स हैं और ये जो लिपिड्स हैं ये आगे फर्दर जाके मॉडिफाई होती हैं। तो जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हैं वो मॉडिफाई होकर एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं टू एंजाइम्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, जबकि लिपिड्स हमारे पास मॉडिफाई होके हार्मोन्स वगैरह और अदर स्टेरॉइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स हमारे पास इन वेसिकल्स के जरिए गोल्जी बॉडी तक पहुंचती हैं। तो ये थर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम जरा फंक्शन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। अगर आप यहां पर देखें डायग्राम में तो आपको कुछ यहां पर एम्प्टी स्पेस नजर आ रही होगी। जैसे ये एम्प्टी स्पेस है हमारे पास, यहां पर कुछ एम्प्टी स्पेस है, यहां पर कुछ एम्प्टी स्पेस है। इन्हें हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन कंपार्टमेंटलाइजेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब इससे हमें क्या फायदा होगा? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम पाया जाता है और ऑलमोस्ट अराउंड 30 एंजाइम्स जो हैं वो इस कंपार्टमेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो हम एज एमसीक्यूज के तौर पे उसको भी यहां लिख लेते हैं कि 30 एंजाइम्स आर almost 30 enzymes are present. Almost 30 enzymes are present in the endoplasmic reticulum. और ये जो 30 enzymes है हमारे पास ये इन कंपार्टमेंटलाइजेशन में पाई जाएंगी जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेगी। दे हेल्प इन बायोसिंथेसिस। These all 30 enzymes are involved in the phenomena of या process of biosynthesis। और इस इनमें जो एंजाइम हमारे पास इंक्लूड होंगे उसमें हमारे पास मिसाल हैं ATPases and dehydrogenases and phosphatases etc. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है जिसकी वजह से एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये एंजाइम हमारे पास बायोसिंथेसिस करेंगे। उनमें से कुछ मिसाल हमारे पास ATPases हैं, डिहाइड्रोजिनेसेस हैं वगैरह जो यहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगी, that is endoplasmic reticulum helps in cell plate formation. During the process of cytokinesis. Point number 5 इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब हमारे पास प्लांट के अंदर सेल डिवीजन होती है तो एट दैट टाइम हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स बन जाते हैं ये गोल्जी बॉडी में जाकर मॉडिफाई होते हैं और गोल्जी बॉडी इसको सेल के सेंटर में भेज देती है और वहां पर जाके सेल प्लेट बनाते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन। और वो जो हमारे पास छोटे छोटे जो वेसिकल्स गोल्जी बॉडी से आ रहे होते हैं उनको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये बेसिकली हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के
वो स्मॉल वेसिकल्स हैं जो गोल्जी बॉडी में गए थे और बाद में वो सेल के इन बिटवीन आ जाते हैं और हमारे पास सेल प्लेट फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन होती है और इन्हीं से हमारे पास मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल देन सेकेंडरी सेल वॉल बनते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास अल्टीमेटली सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है GERL सिस्टम का। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ GERL सिस्टम। अब GERL हमारे पास एक सिस्टम है, G स्टैंड फॉर गोल्जी बॉडी, ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L स्टैंड फॉर लाइसोसोम। तो ये हमारे सेल में एक प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको जरा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्रीफ डायग्राम है जिसको आप जल्दी से बना सकते हैं। उसमें कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइक सिस्टर्नी और उसके अराउंड कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर जो है वो राइबोसोम अटैच होगी। ट्यूब्यूल्स है जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर है हमारे पास, वहां भी कुछ वेसिकल्स हमारे पास पाए जाएंगे लेकिन राइबोसोम अटैच नहीं हुई क्योंकि उनका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस का। और साथ में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो साइटोस्केलेटन का है कि हमारे पास रिजिडिटी प्रोवाइड हो रही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के भी काम आता है कि वन ऑर्गेनेल से अदर ऑर्गेनेल तक मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसके जरिए। इसके अलावा इन वेसिकल्स में हमारे पास प्रोटीन्स और लिपिड वगैरह स्टोर होते हैं, तो ये गोल्जी बॉडी में जाके मॉडिफाई होते हैं। प्रोटीन हमारे पास एंजाइम्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिपिड वगैरह जो है वो मॉडिफाई होकर हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसका एक और फंक्शन भी है, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है और कुछ 30 अराउंड एंजाइम्स में पाए जाते हैं जो कि बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और उसकी मिसाल हमारे पास है ATPases लाइक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम वगैरह। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, टाइम ऑफ सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। और फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर बनाता है जो कि ये वेसिकल्स हमारे पास एट द मिड लाइन डेपोजिट हो जाते हैं प्लांट सेल वॉल में, उनको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है GERL सिस्टम का। ये हमारे पास कुछ 5-6 पॉइंट हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप पेपर में लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास टर्म्स यूज की जाती है इस हवाले से, तो वही मैं यहाँ पे एड्रेस कर देता हूं। एक हमारे पास है नेजल ग्रेन्यूल। नेजल ग्रेन्यूल हमारे पास अगर मैसेज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जो कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप्स हैं, वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, अदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक। अगर मैसेज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, यानी कि ज्यादातर एंडोप्लाज्मिक, बहुत ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंबाइन हो जाएं, तो उनको हम नेजल ग्रेन्यूल कहेंगे। और ये हमारे पास कहां प्रेजेंट होंगी? इन द साइटोन ऑफ अ न्यूरॉन। हमारे पास जो साइटोन ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैसेज प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम है नेजल ग्रेन्यूल। सेकंड हमारे पास है माइलाइड बॉडीज। अब ये माइलाइड बॉडीज हम किसे कहते हैं? अगर हमारे पास मैसेज ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो उसको माइलाइड बॉडी कहेंगे। मैसेज ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दे आर प्रेजेंट इन द रेटिनल सेल्स ऑफ आई। तो आंख के अंदर जो रेटिनल सेल्स पाए जाते हैं उनमें हमारे पास मैसेज ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कि माइलाइड बॉडी कहलाती है, और मैसेज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेजल ग्रेन्यूल्स कहलाती हैं जो कि हमारे पास साइटोन्स ऑफ न्यूरॉन में प्रेजेंट होती हैं। तो इस साथ हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास ऑर्गेनल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मजीद ऑर्गेनल के ऊपर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।